एसआईआर को लेके आप बताइए कि जब एसआईआर की ये पूरी परिभाषा गढ़ी जा रही थी, जब ये एसआईआर को ज़मीन पर उतारा जा रहा था, तभी कहा जा रहा था कि इलेक्शन तो ममता बनर्जी हार जाएँगी, क्योंकि एसआईआर का पूरा मकसद ही यही है कि किसी प्रिसाइज़ तरीके से ऑपोज़िशन के वोटर को टारगेट करके उसको डिलीट कर दिया गया। और आप कह ही रही हैं कि गलबैयाँ कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन है और साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट भी अफ़सोस के साथ, भाजपा के साथ। तो मुझे ये बताइए कि जब हमें ये सब कुछ पता था कि ये चुनाव एक तरह से लड़ना ही एक दीवाने के ख्वाब जैसा है, तो फिर हम अफ़सोस क्यों कर रहे हैं और हैरान क्यों हो रहे हैं? ये सही पूछ रही हैं आप। देखिए, पहली बात तो मैं अजॉय की बात से एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी। जब अब उन्होंने पूरे आंकड़े से बताया तो उससे हमें क्या समझ आता है बंगाल में जो हुआ है, ये हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है ऑफ वोट्स। ये बंगाल के लिए एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि बंगाल में कभी हमने वोटिंग ये कास्ट और रिलीजन के हिसाब में हमने कभी नहीं देखा। ये पहला इलेक्शन है, इसलिए जो मैं आपको पहले बोला कि हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, ये बंगाल के शिफ्ट को भी मैं एक मद्देनजर रखते हुए ही ये बात कही हूँ कि ये मैसिव शिफ्ट हमने देखा है। और दूसरी बात ये है जो आप पूछ रही हैं कि ये एसआईआर वाला और आसाम हो जाएगा कि एब्सोल्युटली हम बार बार गुजरात मॉडल फेमस हुआ 2013-14 से। मैं कहती हूँ पूरे जो नेशनली लोगों को असम मॉडल के बारे में बात करनी चाहिए। असम मॉडल ही सब कुछ, ये जो आप बड़ी तरीक़ा से जो देख रहे हैं, एसआईआर भी देख रहे हैं एम्प्लीफाइड हिसाब से, ये असम मॉडल नहीं तो क्या है। आप देखिए, इमरजेंसी को भी समझने के लिए अगर लोग, मुझे लगता है असम मॉडल को समझना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी का ही फॉल आउट है ये हमारा जो एंटी फॉरेनर एजिटेशन असम में चला। और एंटी फॉरेनर एजिटेशन से ही डिमांड उभरा कि अब फॉरेनर को इलेक्टोरल रोल से वीड आउट करो, जो हमारा ज्ञानेश कुमार जी बोल रहे थे। और ज्ञानेश कुमार से पहले ही एसएल सकदेर थे, सीईसी 1978-79 में, उन्होंने ऊटी में एक कमिश्नर्स के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि असम को लेके उन्होंने कहा कि बहुत ऐसे फॉरेनर्स को ऐसे इलेक्टोरल रोल में डाला गया। और वही चीज़ जो सीईसी ने कहा उस जमाने के, वही ले आके असम में एंटी फॉरेनर मूवमेंट इग्नाइट हुआ। और अभी अब हम देख रहे हैं एक ज्ञानेश कुमार, एक सीईसी आज के डेट में, जो कह रहा है कि बंगाल में ये हो गया है तो फॉरेनर आ गया है इलेक्टोरल रोल में, इसको स्पेशल रिवीजन करना पड़ेगा। असम में पहला स्पेशल रिवीजन हुआ, जिससे आपको मिलेगा इलेक्शन कमीशन में पहली बार उन्होंने एक नया कैटेगरी ऑफ वोटर निकाला, डी वोटर, जो डाउटफुल या डूबियस वोटर है। और उन्हीं को ही फॉरेनर का ट्राइब्यूनल में जाना पड़ा, जो जेल में भी डाल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ता है अपना सिटीजनशिप साबित करने के लिए। महिलाएं सबसे ज़्यादा इसमें फंसी हुई हैं। तो ये जो पूरी एनआरसी, उसके बाद से एक लिंक है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी है, अपडेट एनआरसी। उसमें क्या हुआ, उसमें 19.06 लाख लोगों को सिटीजनशिप का डाउट में ला दिया, क्योंकि उनको इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया। तो अभी हम देख रहे हैं बंगाल में 91 लाख को निकाला गया, 27 लाख लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ही आश्वासन दिया कि आप अगर अपील करेंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो इसका मतलब जो है 19.06 लाख असम में वेट करे, आज के डेट में भी अपील होगा बोला सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक नहीं हुआ है। द प्रोसेस इज नॉट मूव्ड 2019 से। अब क्या भरोसा करें ये 27 लाख लोग जो कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला या अपील करिए, जज वही है, ट्राइब्यूनल वही है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि असम में जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सर्कुलर से निकला, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है। आप कभी भी मोदी सरकार कहीं भी किसी भी स्टेट में ट्राइब्यूनल खोल सकते हैं। तो ये मुझे दिखता है कि अभी ये ट्राइब्यूनल खुलेगी। और ये जो 27 लाख लोग हैं, और असम में भी 19.06 लाख लोग हैं, उसमें है हिंदू मुसलमान मिक्स्ड है। बंगाल में मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू कम है बंगाली में, और असम में बंगाली हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है। अब मुझे लगता है कि दोनों में बीजेपी सरकार है। अब ये असली रूप में मैं जो यही सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो आप असली रूप की बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट। जी हाँ, मैं बिल्कुल इसी पे आने वाली थी कि हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान बहुत महान चीज़ है, लोगों के अधिकार
और ये तमाम तरह की बातें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और बहुत सारे शब्द मैं मुश्किल अभी पॉलिटिकल साइंस की किताब से निकाल सकती हूँ। जो आम आदमी परेशान है संगीता, वो इस बात से परेशान है, जब मैंने वहाँ पश्चिम बंगाल के गाँव देहात का हाँ, दौरा आपने किया, ट्रेवल किया। जी हाँ, गाँव देहात का दौरा किया, खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा इस सब के इलाकों में। गरीब मुसलमान एक सवाल पूछ रहा था बस मुझसे, वो ये कि क्या अब हमें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा? क्या हमारे आधार कार्ड को रद्द किया जाएगा? क्या हमारे वोटर कार्ड को रद्द किया जाएगा? क्या हमें अब राशन नहीं मिलेगा? आपके पास कोई जवाब है इन सवालों का? यही राशन नहीं मिल रही है सामने। स्क्रोल में रोकीविज का बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, रोकीविज जबान का, आपको पढ़ना चाहिए। उसमें ने लिखा है 19.06 लाख में जो लोग हैं वो कोई भी सरकार के किसी भी स्कीम के अंदर नहीं है, और उनको अपील वो करना चाहते हैं कि, लेकिन वो अपील करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप सोचिए ये बंगाल में नहीं होगा तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट जो ला दिया है, अमेंडेड सीए ला दिया गया है, तो सीए की तरह सो ये हिंदू जो है बंगालीज, उनको अगर बांग्लादेश से भी आए हुआ अप्रूव हो तो उनको तो इलेक्टोरल रोल में दोबारा डाल दिया सकता है। लेकिन जो मुसलमान है उसके खिलाफ पूरा अब पूरा वो सामने खड़ा किया जाएगा कि आपका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट किया कर दिया जाएगा। हम लड़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लेकिन बहुत साल आपका जाएगा। तो ये हमने तो असम में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, महिलाएं भी देखे हैं, बूढ़े लोग भी देखे हैं, जिनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। फैमिली का जितना भी ज़मीन था, कुछ था, सब कुछ जो था वो बेच बूझ के वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक आए, सालों लगा के। उसके बाद प्रूव हुआ कि ये तो इंडियन सिटीजन है। तो कौन उनको इतना भरपाई करेगा, कौन उनका लॉस ऑफ लैंड देखेगा? तो ये अगर सड़क पे आ जाएंगे पूरे, तो ये सारा जो ये मैं जो मतलब एक डूम्सडे की मैंने एक, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं एक डूम्सडे का मतलब प्रेडिक्शन कर रही हूँ, लेकिन अगर कयामत है तो यही होगी। मुझे लगता है ये हम एक एक स्टेप क्लोजर होते जा रहे हैं कयामत से, मुझे लग रहा है। और दूसरी बात ये है, इलेक्शन, ये जो ऑपोजिशन जो है, ये लोग अगर ममता ही है, ममता ने बोला था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी के टाइम पे, तो उनका वो कागज नहीं दिखाने वाला कैंपेन इस बार वो क्यों भूल गई? अब ये कह रही कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। भाई आप इलेक्शन हार चुकी है, आपने एक फिक्स मैच पे आपने क्रिकेट खेली है और उसके बाद आप अंपायर को पकड़ रही हैं। बहुत बड़ी बात है फिक्स्ड मैच जो आप कह रही हैं, उसके बाद भी उम्मीद की जा रही है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन अजय बताइए, मेरी फिक्र, मैं इसी से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहती हूँ। सोच तो रही थी कि आप लोगों से क्या क्या पूछूंगी, ज़मीन आसमान की बातें, कि इंडिया अलायंस और फ्यूचर क्या होगा, यूपी का क्या होगा। हो सकता है वक्त मिले तो पूछूं, लेकिन अभी दिल में बड़ी टीस हो रही है और दुख हो रही है। और उन तमाम लोगों के जो चेहरे जिनसे मैं मिल के आई हूँ, वो तमाम लोगों के चेहरे मेरी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक की तरह हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और ख़ासकर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस ख़ास पर्टिकुलर इलाके का मैंने विज़िट किया था, शमशेरगंज, वहाँ से 98% डिलीशन हुआ है। इसका मतलब वो सैकड़ों लोग जो अपनी आवाज़ सुनवाना चाहते थे। अजय, आप और हम तीनों पत्रकार हैं और हम तीनों रिपोर्टर्स हैं। आप और हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ कही हैं, कवर की हैं, लिखी हैं आपने, मैंने दिखाई हैं। मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल असाइनमेंट्स में से एक ये रहा, जब ये लग रहा था कि मेरा कैमरा काफ़ी नहीं है, माइक काफ़ी नहीं है और मैं काफ़ी नहीं हूँ। मुझे पहली बार ये लगा कि मैं पत्रकारिता मेरी छोटी हो रही है, क्योंकि इतना बड़े स्केल पे ये सब कुछ हो रहा था कि मैं इनको कवर नहीं कर पाऊँगी। अब मुझे ये बताइए कि जिन लोगों का ज़िक्र संगीता कर रही हैं, जिन लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा गया, पहली बात तो क्या पश्चिम बंगाल में भी वही होगा? नंबर 1। नंबर 2, मान लेते हैं इनमें से कोई अगर कर्मचारी है तो क्या उसकी नौकरी चली जाएगी? नंबर 3 कि अगर ये पूरे वोटर अगर इस डिलीट हो गए तो क्या किसी के पास जो ज़मीन है उसका क्या होगा? उनके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब जो एक सिटीजन के जो तमाम राइट्स होते हैं, उनको आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं? आरफा, मैं इसको दो पार्ट में इसको मैं सोचता हूँ। एक तो ये जो फिक्स मैच का कह रही थी, इसमें वो फिक्स हुआ है या नहीं है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो फिक्स मैच नहीं है, लेकिन इस देश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कैसे हो सकती है जब 27 लाख वोटर को इलेक्टोरल रोल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तरीके से इस बार वोट नहीं देने दिया गया। और ये मतलब मैं मान के चलता हूं कि 27 लाख में से जो जैसे टोटल 66 लाख के करीब छटे थे लोग, और उसमें बहुत सारे लोगों को वापस ले लिया गया, और ये 27 लाख वोटर वो है जो ट्राइब्यूनल के सामने आएंगे और
और उसमें से ज्यादातर लोग, उसमें से अगर एक वोटर भी मैं कहता हूं कि वो अगर वो एलिजिबल निकलता है और वो अगले चुनाव में वोट कर सकता है, तो आप इस तरीके से मतलब लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशनल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है ना ये, जहां पे सुप्रीम कोर्ट उस पे अग्री कर रहा है कि हाँ इस बार वोट नहीं कर सकते हैं तो अगली बार कर देंगे। लेकिन इस तो चुनाव की प्रक्रिया हो कैसे सकती है जब आधे से ज्यादा 27 लाख के करीब लोग वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। एक तो क्लैरिटी होती है कि भाई ये तो निकल गए और ये इलेक्टोरल रोल में आ गए, लेकिन ये 27 लाख वैसे वो हैंगिंग वोटर्स है जो अगले चुनाव में हो सकता है वोट कर पाए। तो ये तो सरकार और सारे जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, सारे सरकारों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि इन 27 लाख लोगों का पहले ट्रिब्यूनल हियरिंग करे, और हियरिंग करने के बाद वो छठे या फिर इंक्लूड हो वो बात की बात है, लेकिन तब तक जब तक ट्रिब्यूनल इनको नहीं सुन रहा है तब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। तो ये तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग वोट ही नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको अंडर एडजुडिकेशन रखा हुआ है और अगले चुनाव में हो सकते हैं। दूसरी बात, हाँ बताइए, और दूसरी बताइए उसके बाद मुझे दूसरी एक बात चीज ये ऐड जो करना कह रहे है। हैं कि ये जब एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में भी शुरू हुई थी, तो बहुत सारे विश्लेषकों का यही कहना था कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसको, ये जो बीजेपी का जो लार्जर नैरेटिव चल रहा है एंटी इमिग्रेंट की, मतलब इलीगल घुसपैठिया वाला जो नैरेटिव है, उसको कंटेन करने के लिए उससे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया का एक समन्वय बनाए कि बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया उनका समन्वय हो जाए और उसकी वजह से वो कुछ करे। तो असली मकसद तो ये जो घुसपैठिया वाला जो नैरेटिव है ये शुरू कहां से हो रहा है? एक असम से शुरू हो रहा है, एक बंगाल से शुरू हो रहा है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर आ जा रहे हैं। तो उसकी वजह से तो ये पूरा एसआईआर का जो ये पूरा लीड अप टू, आप अगर इलेक्शन देखे तो इस तरीके से हिंदू कंसोलिडेशन की हम जो बात कर रहे हैं वो कैसे रहा, एक पूरी तरीके से एक सस्टेन्ड पीआर कैंपेन, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के तहत ये पहले बताया गया कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वो सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट वाली राजनीति कर रही है, और उसकी वजह से बाकियों को और कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें गुंडे टाइप के लोग जो हैं, जो असामाजिक पदार्थ हैं सोसाइटी, जो सारे ही के सारे अपरेंटली मुसलमान हैं, उनको शय दे रही है। तो ये हो रहा है, और उसमें आप इस बार कलकत्ता आप भी गई तो दो तरीके का एकदम शार्प पोलराइजेशन था कि एक तो कोई लोग एसआईआर की बात कर रहे हैं कि एसआईआर बड़ी खराब तरीके से हो रहा है, और बाकी सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन है इसको तो रोकना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से तो एसआईआर की जो प्रक्रिया का एक एम्ब्रेस कर रहे थे, वो उसको वेलकम कर रहे थे, और जिसका रिजल्ट पे हम लोगों को एक रिफ्लेक्शन दिख भी रहा है। तो ये पूरा ही जब ये बीजेपी की राजनीति एंटी मुस्लिम राजनीति है कि ये सरकार तुष्टीकरण वाली है, और हम तो अब बीजेपी सरकार में आ गई तो अब करेगी क्या? अब उनको ये दिखाने के लिए कि हम उनका हिंदू राष्ट्र, तो हिंदुत्व को ये दिखाने के लिए कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, तो वो मुसलमानों पे अटैक करेंगी। ये मैसेज हिंदुओं को देने के लिए कि देखो जो लोग ऐसे घूम रहे थे, इलीगल इमिग्रेंट हो चाहे गुंडे हो, तो उन सबको हम ठीक कर रहे हैं। और यही चीज योगी आदित्यनाथ यूपी में भी कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति का कैंपेन बनाकर जब आप चुनाव में आते हैं तो आपका जो आधार को स्ट्रांग करने का पॉलिटिकली एक ही तरीका है कि आप मुसलमानों पे अटैक कीजिए। यहाँ पे एनकाउंटर करा रहे हैं, वहां पे भी अभी अजय पाल सिंह जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उनको तो बंगाल में ही छोड़ दिया भेजा गया। और इसके अलावा एक बड़े टीवी चैनल ने हाँ। बाकायदा एक पोस्टर जारी किया, उस पर एक कार्यक्रम किया जिसमें लिखा था कि जो कलकत्ता के जहांगीर हैं, जिनको लेकर ये अजय पाल तमाम हरकतें कर रहे थे, क्या उसका हाल वही होगा जो अतीक अहमद का हुआ? तो यानी वो कह रहे हैं कि हमें आपका खून चाहिए, हम चाहते हैं कि आपको कत्ल कर दिया जाए उसी इलीगल तरीके से, उसी गैर कानूनी तरीके से। लेकिन संगीता मुझे बताइए, मैं वही अजय वाला सवाल यहाँ लाती हूँ, सवाल थोड़ा सा गुम हो गया कि जो आम आदमी इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहा है जिसका नाम नहीं आया है, वो लाखों लोग हैं, वो लोग, अब उन लोगों का क्या होगा बंगाल में? देखिए, उससे जाने से पहले मैं 2-3 चीज़ें थोड़ा सा क्विकली बताऊं। एक तो ये जो असम में
ये एसआईआर जो इलेक्शन से पहले मतलब सुप्रीम कोर्ट रोक सकती थी कि इतने 27 लाख लोगों का जो लॉजिकल क्या है डिस्क्रिपेंसी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ही क्या। असम में एनआरसी में हमने देखा था डी वोटर को जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में हमने देखा था नाम का गड़बड़। हाँ, जैसे अफजल है या अफजल है, अफजल है, ठीक है, उसमें बंगाल में अफजल कहा जाता है, इधर देखें तो अफजल है। यही वाले मैं इसलिए असम मॉडल की बात करती हूँ। मुझे ये भी बताया गया कि किसी के अगर 7 बच्चे या 9 बच्चे हैं तो कहते हैं इतने बच्चे नहीं हो सकते, ये भी गलत है। हाँ, ये भी गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं कि जिनके भी मतलब वो, और इसमें मुसलमानों को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है जी, ये कि तुम्हारे 6 बच्चे कैसे हैं, 7 हाँ। बच्चे कैसे हैं, जैसे कि हिंदुओं के 6 बच्चे नहीं हैं तो तुम्हारे कहाँ से हैं। उस तरीके से वो सारे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो हिंदुत्व इकोसिस्टम में घूमते हैं, उसको ईसीआई अपनी तरफ से कि तुम्हारी 2 बीवियां कैसे हैं, तुम्हारी 2 बीवियां कैसे हैं, ये 6 बच्चे कैसे हैं। तो ये आप देखेंगे जो ये भी असम मॉडल का ही हिस्सा है। और दूसरी बात ये है, तो ये टीएमसी को जो ये मुसलमान पार्टी बना रहे हैं, कांग्रेस को मुसलमान पार्टी बनाया गया है इस बार। आप देखिए डिलिमिटेशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। असम में 126 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक भी नहीं बदला। डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर और असम में हुई, तो असम में ये मॉडल मुझे लगता है और आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसमें ये है कि 126 कॉन्स्टिट्यूंसीज बदले नहीं, लेकिन इसको रीडिज़ाइन किया है टू अलाइन विद द बीजेपीज कम्युनल पॉलिटिक्स। तो कैसे मुझे पता चला, क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम कोई साइड नहीं ले सकते, हम जो दिखेंगे दिखते हैं हमें, जो हम यही कह रहे हैं, है ना, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वी आर डेली हिस्टोरियंस। तो हमने जो ये देखा तो उसमें क्या है कि 32 कॉन्स्टिट्यूंसीज असम में होती थी मुस्लिम डोमिनेटेड, अब आ गया है उसको 20 में, ठीक है। और अब पुराने आंकड़े से कर रहे हैं, 2002 के आंकड़े से कर रहे हैं। और उसके बाद इस बार क्या हुआ, इलेक्शन में जो कांग्रेस ने जीती 20 सीटें जीती, उसमें से 19 सीटें कहाँ से आई, ये उस वजह सीट से। अब तो अगले दिन ही चीफ मिनिस्टर कह रहे ये तो मुसलमान पार्टी है, वही वाली टीएमसी वाली, तो ये मुसलमान पार्टी। लेकिन ये तो कहलवा रहे हैं दाढ़ी वाले अजमल साहब से कहलवाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग। तो ये देखिए आपने जो सवाल पूछा अरफत, बीजेपी की ये सिर्फ एजेंडा नहीं है, अब उनकी नेसेसिटी हो गई है बंगाल जैसे राज्य और असम जैसे राज्यों में टू कीप द कम्युनल पॉट बॉइलिंग थ्रू द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नहीं, आप दोनों से मेरा सवाल ये होगा कि अब तो ये इलेक्शन लड़ने के लिए ये सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन अब तो इनको बांग्लादेशी ढूंढ के भेजना पड़ेगा ना। बांग्लादेश नहीं भेजा, अभी असम में भी अब लिस्ट बनाई है। जब 2014 के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन मोदी इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे, बंगाल में ही कैंपेन कर रहे थे, असम को इसको बहुत इस्तेमाल किया गया। वो बीजेपी ने ग्राउंड में 2016 में भी, 2014 में भी इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी ने वो क्या कहा था, मोदी ने ये कहा कि मैं जब मई में उस तारीख को एक डेट बताया, मई का 2014 में मैं आ जाऊंगा, तो ये बढ़िया बिस्तर उठा के बांग्लादेशियों को भागना पड़ेगा। अब असम में बहुत सारे लोग पूछते हैं जी अब तो बहुत साल हो गया, 12 साल हो गया, कितने बांग्लादेशी भेजे आपने। तो ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हालांकि एंटी-सीए प्रोटेस्ट में असम में ये हुआ था, आप तो लाए नहीं, आप तो भेजे नहीं, आप और ला रहे हैं ला रहे हैं। और ऊपर से असम अकॉर्ड का जो वो था ना डेडलाइन कि हिंदू हो या मुसलमान, वो 1971 में जो फॉर्म हुआ बांग्लादेश, मार्च से आप वो सिटीजन नहीं बनेंगे। अब मोदी सरकार ने क्या किया, वही डेट को आगे ले आके दिसंबर 2019 कर दिया। हाँ, 19 कर दिया, तो इसमें भी बहुत हंगामा हुई असम में। तो मेरे को ये है कि ये इलीगल इमिग्रेंट का बोगी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम्युनल पॉलिटिक्स करने में, लेकिन होने में अगर असली में कोई फॉरेनर आया है तो उसको तो भेजना चाहिए, लेकिन उसको नहीं भेजा। नहीं, अब संगीता मुझे अगला सवाल, बड़े सवालों पे फिर से आ जाती हूँ कि अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस अब भारत के 78% जो जोग्राफिकल एरिया है उस पर उनका कब्जा है। 78% पॉपुलेशन अंडर बीजेपी के झंडे में रह रही है। हमारे सामने अब कोई मुख्यमंत्री नहीं है, टीएमसी की ममता बनर्जी नहीं है, हमारे सामने तमिलनाडु में स्टालिन भी नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल नहीं है, वो आधे अधूरे नीतीश कुमार जो हुआ करते थे, इधर के भी थे उधर के भी थे, वो भी नहीं हैं, वो भी अब वहाँ नहीं है। इसके अलावा अब मुझे बताइए कि बीजेडी वाले भी नहीं हैं, उड़ीसा में भी नहीं है, अपने पटनायक भी नहीं है।
तो नरेंद्र मोदी के सामने तो अब कोई चुनौती ही नहीं है, अब किस बात पे पॉलिटिक्स करेंगे? नहीं, अभी कोई पॉलिटिक्स, मुझे दैट्स व्हाई आई बीन सेइंग कि ये टर्निंग पॉइंट, ये आ चुके हैं हिंदू राष्ट्र। अब अगला जब हम देखेंगे 2029 का इलेक्शन के बाद, मुझे लगता है और पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए यूपी का इलेक्शन अगला साल जो होने वाला है, ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिसाइड करेगा, मतलब फ्यूचर, ये बहुत सारी चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट होती आएगी। अब मुझे लगता है दैट्स वाई दिस इलेक्शन मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट, एज अ नॉन फिक्शन राइटर, मेरे लिए ये इलेक्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं इसको रेजीम चेंज का टर्निंग पॉइंट मान चुकी हूँ। क्योंकि मैंने जितने जैसे देखा है, अभी आप अगर बात करेंगे तमिलनाडु का इलेक्शन में क्यों हारा डीएमके, अगर केरला में आप बात करें क्यों हारे पिनारी विजयन, वो नॉर्मल इलेक्शन है, इसलिए लोग नॉर्मल बातें कर रहे हैं। लेकिन असम में और बंगाल में नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, इसलिए हम एंटी इनकम्बेंसी और ये वो फैक्टर्स की बात करने तो का फिर तो से आगे निकल गए आपके हम। सारे आर्ग्यूमेंट मैं रद्द करती हूँ। फिर जब एसआईआर पश्चिम बंगाल में काम कर रहा था तो केरल में उसका असर क्यों नहीं हुआ, तमिलनाडु में उसका असर क्यों नहीं हुआ? वो कहेंगे जहां आपको सुहाता है आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, जहां सुहाता नहीं है आप कहते हैं निष्पक्ष चुनाव है, जनता की पसंद नहीं, है। अभी हुई नहीं है ऐसा यार, अभी होएंगी, क्योंकि जब होएगी तब आप देखेंगे। मैं तमिलनाडु में एक तो हुआ है, एग्जाम्पल, तमिलनाडु में तो हुआ नहीं, है। आप देखिए तमिलनाडु में जो हुआ है, इनका जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और अभी आप देखिए एक और चीज अब देखेंगे, तीसरा नया द्रविडियन फोर्स आ चुका है, जिसको अभी सिंगल मेजॉरिटी, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पर फिर भी सरकार बनाने नहीं दे रहा है अभी तक गवर्नर। क्यों नहीं बनाने दे रहा है? अगर वो एआईएडीएमके के साथ जाए, जो जिनके पीठ पे उठ के बीजेपी अंदर घुसेगी, तो अगर वो नहीं दिया जा रहा है तो वो सरकार जायज नहीं है गवर्नर के हिसाब से। तो वही वाले चीज हमने 2017 में हमने देखा था मणिपुर में। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, लेकिन गवर्नर अलाउ नहीं कर रहे थे, तब तक बीजेपी ना आए। मेघालय में भी हमने यही देखा, तो गोवा में भी देखा।